नरेंद्र ने वहां पर मौजूद सभी सैनिकों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। उधर वो बम्बीहा सैनिकों का सरदार घुटनों पर आने के बावजूद भी नरेंद्र को खुली चुनौती दे रहा था और उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर नरेंद्र के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चला गया था। नरेंद्र बम्बीहा सैनिकों के सरदार को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है और उसका नकाब हटाता है। बम्बीहा सैनिकों को वहां पर देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई एक दूसरे का चेहरा ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। दिवाकर ने भी घबराते हुए नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, ये कोई आम सैनिक नहीं है, ये शून साम्राज्य के सैनिक हैं और आज तक कोई भी इन सैनिकों का बाल भी बांका नहीं कर पाया है। लेकिन नरेंद्र बाकी सभी की तरह डरने वालों में से नहीं था। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और उस सरदार की तरफ आगे बढ़ने लगा। कोई बात नहीं, ऐसी कई बातें इतिहास में पहली बार होती है। शायद आज भी वैसा ही दिन है और अब ये तो समय ही बताएगा कि अपनी जान बचाने की जरूरत किसे है। नरेंद्र ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। दिवाकर ने एक बार फिर नरेंद्र को समझाया, ये बम्बीहा सैनिक है नरेंद्र, इन्हें खास प्रशिक्षण मिलता है जिससे ये पकड़े जाने पर अपना मुंह ना खोलें। इनके मुंह से बातें निकलवाना तो शेर के मुंह से शिकार छीनने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। बम्बीहा सैनिकों का सरदार भी ये सब बातें सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और हंसते हुए कहता है, देखो बच्चे, तुम्हारे घर के बुजुर्ग को हमारे बारे में सारी जानकारी है। लगता है पहली बार तुम्हारा किसी बम्बीहा सैनिक से पाला पड़ा है। तुम अभी इसके दुष्परिणामों के बारे में शायद जानते नहीं हो। बम्बीहा सैनिकों के सरदार की तारीफ सुनकर नरेंद्र का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। नरेंद्र ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने मेरे 10 गिनने तक मेरे हाथ को अपनी गर्दन से छुड़ा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना कहते ही नरेंद्र ने झट से उसकी गर्दन को दबोच लिया और आकाश को देखकर मन को वश में करने वाले मंत्र का उच्चारण करने लगा। उसके कुछ देर बाद ही आसमान से एक नीली रोशनी बम्बीहा सैनिकों के सरदार के सिर पर आकर गिर पड़ी। इस दिव्य रोशनी के पड़ते ही मानो जैसे उसके शरीर के सभी हिस्सों ने एक एक कर काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब अपने आप को मरता देख आखिरकार वो सरदार कराहते हुए बोल पड़ा, मैं सब बताता हूं, मैं सब बताता हूं, मुझे छोड़ दीजिए। नरेंद्र को ऐसा करते देख दिवाकर समेत वहां खड़ा हर एक शख्स सकते में रह गया। उधर महेश चौहान और सार्थक कुशवाहा टकटकी लगाए बैठे थे कि कब पुरुषोत्तम अपने दामाद के मरने की खबर सुनकर खदानों की तरफ जाए और कब वो लोग उसके 5 कारखानों को लूट लें। सार्थक कुशवाहा अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी अचानक से उसका नौकर उससे आकर कहता है, मालिक, हमने सिंघल परिवार के 5 कारखानों पर नजर रखी हुई है, लेकिन अभी तक पुरुषोत्तम शहर छोड़कर खदानों की तरफ नहीं गए और ना ही उनके जाने का कोई आसार नजर आ रहा है। सार्थक मन ही मन सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बम्बीहा सैनिकों के जाने के बाद भी वो नरेंद्र बच कैसे गया? बम्बीहा सैनिकों के वार से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो फिर वो कैसे बच के निकल गया? नहीं, मुझे अभी महेश के पास जाना होगा और पहाड़ियों में क्या हुआ है ये देखने के लिए वहां पर किसी को भेजना होगा। सार्थक दौड़ा दौड़ा महेश के घर जाता है और उसे सारा हाल समझाता है। सार्थक की बात सुनकर महेश भी आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, कहीं इस नरेंद्र को पता तो नहीं चल गया कि बम्बीहा सैनिकों को हमने भेजा है? अगर ऐसा हुआ तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। सार्थक भी महेश की बात में हाँ मिलाते हुए कहता है, सही कह रहे हो तुम, जल्दी से उन पहाड़ियों और खदानों के उस चिकने रास्ते पर चलने वाली हमारी खास सेना को वहां पर भेजो और पता लगाओ कि वो मायावी नरेंद्र बम्बीहा सैनिकों के वार से बच कैसे गया। उधर नरेंद्र ने उस सरदार को पूरी तरह से अपने चंगुल में ले लिया था। नरेंद्र ने भारी गर्जना के साथ उस सरदार से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हें यहां किसने भेजा है? बम्बीहा सरदार ने घबराते हुए कहा,
मेरा नाम कुबेर है और मैं शून सेना की बम्बीहा बटालियन का सेनापति हूं। मैं यहां जागीरदार के कहने पर आया हूं। उसी ने आपके खदानों से सामान लूटने के लिए मुझे यहां भेजा है। नरेंद्र जानता था कि जागीरदार में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बम्बीहा बटालियन के सेनापति को कोई आदेश दे सके, क्योंकि बम्बीहा सैनिक के सेनापति के सामने जागीरदार कुछ भी नहीं है। इसलिए नरेंद्र को कुबेर की बात पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ और उसने कुबेर की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, सच सच बताओ पूरी बात क्या है, नहीं तो मैं इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नरेंद्र के तेवर देखकर कुबेर समझ जाता है कि यह उसके लिए आखिरी मौका है और अगर अब उसने सब सच नहीं बताया तो नरेंद्र उसे मार डालेगा और वो किसी तोते की तरह सब कुछ बोल देता है। रुको रुको, मैं तुम्हें सब सच बताता हूं। जागीरदार और मैंने एक साथ युद्ध का प्रशिक्षण लिया था और हम दोनों ने बहुत सा समय प्रशिक्षण केंद्र में साथ ही गुजारा है। मैं तो अपने काम के सिलसिले में उससे मिलने गया था, लेकिन मेरे वहां आने से पहले ही कुशवाहा परिवार और चौहान परिवार के लोग भी वहां मौजूद थे। उन सभी ने साथ मिलकर आपके सामान को लूटने के लिए मुझे यहां भेजा है और इस पूरी साजिश में महेश, सार्थक और जागीरदार तीनों मिले हुए हैं। कुबेर अपने घुटनों पर बैठा होता है और नरेंद्र अपनी तलवार की नोक उसकी गर्दन के चारों तरफ घुमाता है। नरेंद्र जागीरदार की पूरी साजिश को समझ चुका था। नरेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, उन तीनों ने तुम्हें यहां मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मरने के लिए भेजा है। तुम तो सिर्फ एक मोहरा हो। वो चाहते हैं कि तुम हमारे हाथों मारे जाओ, जिससे पूरे नगर में ये खबर फैल जाए कि सिंघल परिवार ने शून साम्राज्य के सैनिकों को मार दिया और पूरा नगर और साम्राज्य सिंघल परिवार का बहिष्कार कर दे। नरेंद्र की बात सुनकर कुबेर अचंभे में पड़ जाता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जागीरदार मेरे बचपन का मित्र है, वो कभी मुझे मरने नहीं देगा। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ हो तुम, बहुत बड़े बेवकूफ। उसने तुम्हें सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया है। अगर वो तुम्हारा इतना ही अच्छा दोस्त था तो वो कभी तुम्हें यहां मरने के लिए नहीं भेजता। कुबेर नरेंद्र की बात मानने को तैयार नहीं था। कुबेर नरेंद्र की बातों को नकारते हुए अपना सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, जागीरदार के बारे में तुम अभी जानते ही क्या हो। अगर उसको पता चल गया कि तुम उसके मित्र को मारने की कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हें, तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा साहब भी तुम्हें उसके गुस्से से बचा नहीं पाएंगे। नरेंद्र उसकी बात पर जोर से हंसते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शून साम्राज्य की सेना में तुम्हारे जैसे गधे को भी शामिल किया जा सकता है। कुबेर भी जानता था कि जागीरदार कितना गिरा हुआ आदमी है और वो अपने फायदे के लिए अपने सगे बाप तक को बेच सकता है। ये सारी बातें सुनकर कुबेर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और रोते हुए बोला, जागीरदार, मैंने तुझे हमेशा अपना दोस्त माना, लेकिन तूने मुझे यहां मरने के लिए भेज दिया। काश कि मैं 20 साल पहले सबको बता देता कि तूने कितने कुकर्म किए हैं, तो तू आज जागीरदार के पद पर ना बैठा होता। कुबेर की बात सुनकर नरेंद्र के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो कहता है, कौन से कुकर्म? क्या किया था 20 साल पहले जागीरदार ने? नरेंद्र के मुंह से यह बात सुनकर कुबेर के अधमरे शरीर में जैसे जान आ जाती है और उसे अपने बचने की एक छोटी सी आस नजर आने लगती है। मैं अगर तुम्हें इन सभी कुकर्मों के बारे में बताऊंगा तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? नरेंद्र नरम लहजे में कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे बताते हो कि जागीरदार ने आज तक क्या क्या किया है तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगा। नरेंद्र जानता था कि यह जागीरदार की सच्चाई सभी के सामने लाने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगर उसके हाथ कुछ ऐसा लग जाता है जिससे उसकी सच्चाई सभी के सामने आ सके तो राजा और प्रजा दोनों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और जागीरदार के पद से भी उसको हटा दिया जाएगा। कुबेर के मन में आशा की एक नई किरण जगती है और वो बोलता है, जागीरदार ने प्रशिक्षण के दौरान बहुत से लोगों को मारा है और बहुत सी औरतों से दुराचार किया है। आज से 20 साल पहले भी वो मान राज्य की एक लड़की की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठा था और जब उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया
तो उस लड़की ने इनकार कर दिया, जिससे गुस्सा होकर उसने उसके साथ भी दुराचार किया और वही मान राज्य के जंगलों में मारकर उसे फेंक दिया। और इन सभी कुकर्मों के सबूत भी मेरे पास हैं। कुबेर की बात सुनकर नरेंद्र सोचता है कि जागीरदार का रुतबा खत्म करने का और उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का यह सबसे सही मौका है। ठीक है, तुम मुझे वो जगह बताओ जहां तुमने ये सभी सबूत छुपा रखे हैं, नरेंद्र ने कहा। शुन साम्राज्य के पीछे एक नदी बहती है। उसी के किनारे तिकोने आकार के 3 पेड़ों की एक श्रृंखला है। उसी के नीचे वो सारे सबूत हैं। इससे पहले कि जागीरदार उन तक पहुंच जाए, तुम उनको वहां से अपने पास ले आओ। अब पूरे साम्राज्य में सिर्फ तुम ही हो जो जागीरदार का सच सबके सामने ला सकते हो। इतना कहते ही कुबेर के शरीर के सारे अंग पूरी तरह से बेकार होने लगे। उसकी आंखों से खून आने लगता है और देखते ही देखते वो नीचे जमीन पर गिरकर मर जाता है। कुबेर नहीं जानता था कि नरेंद्र ने मस्तिष्क नियंत्रक मंत्र के साथ साथ एक और मंत्र पढ़ा था, जिससे उसके शरीर में एक जहर खुल गया था। नरेंद्र ने दिवाकर और वहां पर मौजूद खदान के सभी पहरेदारों को आदेश देते हुए कहा, इन सभी को यहां से हटाओ और खून की एक एक बूंद को साफ कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई भी बमबीहा सैनिक का दस्ता यहां पर आया था, नहीं तो इसका सारा दोष सिंघल परिवार के ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। कुबेर को मारकर नरेंद्र अपने साथियों को लेकर आगे खदान की तरफ बढ़ता है और सबको चौकन्ना हो जाने के लिए कहता है, सभी सावधानी पूर्वक चलें, आगे और भी खतरा हो सकता है। नरेंद्र को अंदेशा था कि कोई ना कोई उनका पीछा करते हुए यहां जरूर आएगा। महेश, सार्थक और जागीरदार ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठेंगे। वो सिंघल परिवार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। महेश और सार्थक भी नरेंद्र की खोज में अपने खास पहाड़ी दस्ते को उन खदानों की ओर भेज देते हैं। महेश की सेना के इस दस्ते में कुछ खास सिपाही थे जो उन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। सार्थक महेश को तसल्ली दिलाते हुए कहता है, चिंता मत करो महेश, अगर वहां के मायावी जानवरों और कुबेर से नरेंद्र बच भी जाता है तो हमारे ये खास सिपाही उसे नहीं छोड़ेंगे। वो कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, वो इन सिपाहियों से नहीं बच पाएगा। महेश शेर सिंह की तरफ देखकर कहता है, शेर सिंह, तुम भी अपने दस्ते के साथ उन पहाड़ियों पर जाओ और अपनी तलवार से उस मायावी नरेंद्र का सिर काटकर ही घर वापस आना। महेश की ये बात सुनकर बराबर में खड़ा सार्थक अचंभे में पड़ जाता है। सार्थक जानता था कि महेश शेर सिंह को एक ऐसे दलदल में धकेल रहा है जहां से उसका जिंदा वापस आना बेहद मुश्किल है। महेश ने जोर से शेर सिंह को आवाज लगाते हुए कहा, शेर सिंह, पहाड़ियों पर जाने की तैयारी करो। आज रात ही मयंक के साथ पहाड़ियों के लिए हम निकलेंगे। मयंक चौहान महेश चौहान का भाई था, जो सही या गलत हर फैसले में अपने भाई महेश चौहान का साथ देता था। शेर सिंह बिना कुछ सोचे समझे महेश चौहान और अपने साथियों के साथ पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है। रात बहुत हो गई है, आज रात हम यहीं पर आराम करेंगे, शेर सिंह ने अपने सैनिकों से कहा। सभी सैनिक और शेर सिंह अपने तंबू के पास उन पहाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं कि अचानक से एक काली परछाई शेर सिंह के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर शेर सिंह समेत वहां पे मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी सैनिकों में हड़कंप मच जाता है। शेर सिंह के पीछे और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र था। अब क्या होगा शेर सिंह का? क्या नरेंद्र शेर सिंह को यही पहाड़ियों में मार देगा? क्या जागीरदार के कुकर्मों के सबूत तक नरेंद्र पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम।